मौजूदा अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस्लाम और इस्लामी ममालिक के खिलाफ नफरत अंगेज बयानात और इक़दामात कोई नई बात नहीं। इस्लामी दुनिया और ख़ासकर पाकिस्तान के साथ अमरीकी ताल्लुकात कभी भी खुशगवार नहीं रहे। पाकिस्तान रोज़े अव्वल से अमरीका का इत्तेहादी होने का दावा करता है, लेकिन हक़ाइक़ की रोशनी में ये बात यकीन से कही जा सकती है कि अमरीका ने कभी भी पाकिस्तान के साथ इत्तेहादी सा बर्ताव नहीं किया। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान को 16 अक्टूबर 1951 को भरे मजमे में कत्ल कर दिया गया। अप्रैल 2015 में इंकशाफ हुआ कि अमरीकी सदर हेनरी ट्रूमैन ने अफगान बादशाह ज़ाहिर शाह की मदद से लियाकत अली खान को कत्ल करवाया। We are glad to have you here because you come as the head of an important and powerful country which is allied with us in CETO, which is associated with us in CENTO, which represents a powerful force for freedom in your area of the world. सीटो और सेंटो इत्तेहाद की वजह से अमेरिका ने मई 1960 में पेशावर के फौजी अड्डे से रूस की जासूसी के लिए U-2 त्यारा रवाना किया। रूस ने न सिर्फ त्यारा मार गिराया बल्कि पाकिस्तान पर हमले की धमकी भी दी और सदर अयूब खान को रूस से उस जुर्म की माफ़ी मांगनी पड़ी जो अमेरिका ने किया था। 1965 की जंग में अमेरिका ने अपने इत्तेहादी पर फौजी पाबंदियां आयद करके असलहा की फराहमी बंद कर दी। 1971 की जंग में जब रूस भारत की मदद करके 1960 का बदला ले रहा था, अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान पर पाबंदियां लगा दी। अफगान रूस जंग के दौरान अमेरिका को अपने इत्तेहादी पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ी तो अफगान मुजाहिदीन को अमेरिकन फाउंडिंग फादर्स के हमपल्ला करार देते हुए फिर से अपना साथी बना लिया। It is a deliberate effort of a powerful atheistic government to subjugate an independent Islamic people. We must recognize the strategic importance of Afghanistan to stability and peace. A Soviet-occupied Afghanistan threatens both Iran and Pakistan and is a stepping stone to possible control over much of the world's oil supplies. 2001 के आते आते हालात बदले और अमेरिका ने इन्हीं मुजाहिदीन पर हमला कर दिया जो कल तक अमेरिकन फाउंडिंग फादर्स के मुशाबिहा और हम पल्ला थे। On my orders, the United States military has begun strikes against Al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan. इस हमले में भी पाकिस्तान अमेरिका का इत्तेहादी था, लेकिन ड्रोन त्यारे पाकिस्तान की सरहदों को भी उसी तरह पामाल करते रहे जैसे किसी दुश्मन मुल्क पर हमला किया जाता है। Look, Pakistan is a very vital problem and really vital country for us because they have a thing called nuclear weapons. They have to get a hold of this situation. आज के हरफराज का सवाल है, क्या डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी गुज़श्ता अमरीकी सदूर के मुकाबले में मुख्तलिफ है? अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रोग्राम हरफराज में खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं जमील फारूकी और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं सीनियर तज्ज़कार जनाब औरिया मकबूल जान साहब। नाज़रीन, कहते हैं कि दोस्त वो है जो मुसीबत में काम आए, लेकिन पाक अमेरिका दोस्ती में शायद ये मिसाल सादिक नहीं आती है। तारीख शाहिद है कि जब जब पाकिस्तान को अमेरिका की एक इत्तेहादी की हैसियत से ज़रूरत पड़ी है, अमेरिका पाकिस्तान के काम नहीं आया है, बल्कि पाकिस्तान से हमेशा डू मोर का मुतालबा माजी में भी किया जाता रहा, हाल में भी किया जा रहा है और उम्मीद यही है कि मुस्तकबिल में भी किया जाता रहेगा। आखिर अमेरिका पाकिस्तान का बेवफा पार्टनर क्यों है? प्रोग्राम के पहले हिस्से में औरिया साहब से इसी पर बातचीत करेंगे। औरिया साहब, पाक अमेरिका ताल्लुकात, बदलता हुआ माहौल क्या देख रहे हैं? आने वाले वक्त में क्या हो रहा है? जितनी तेजी से सूरत हाल बदल रही है जी, हम उसको वैसे तो जो लोग थोड़ा बहुत बसीरत रखते हैं वो उसको बहुत आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। राइट। और ट्रंप के आने के बाद और बल्कि ट्रंप के आने से पहले ही अमेरिकन पॉलिसीज जो थी वो मिडल ईस्ट के अंदर तब्दील होना शुरू हुई थी। 2010-11 के अर्द गिर्द उन्होंने मुख्तलिफ किस्म की मूवमेंट्स जो हैं उनको सपोर्ट किया और मूवमेंट चलने दी। मिस्र में चली, ट्यूनिस में चली, मराकश में चली, उर्दन में चली, यमन में चली, शाम में चली, इस तरह चलती चलती वहाँ पर अपहीवल्स आती रही। इसका बुनियादी मकसद ये था कि लोगों को खड़ा किया जाए और वहाँ जो बादशाहते हैं उनको खतरे में डाला जाए। राइट। जब वो खतरे में आएंगी तो उस खतरे में आने के साथ साथ ये होगा कि उनका इन्हिसार बढ़ेगा अमेरिका के ऊपर। राइट।
जो आखिरी इंटरव्यू 2011 में दिया है हेनरी किसिंजर ने, बड़ा तफसीली इंटरव्यू है, जो उसकी किताब जो है वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के अंदर भी उसने काफी हद तक उस तफसील से बात की है। उसने कहा कि रूस को हमने न्यूक्लियर पीसफुल टेक्नोलॉजी बिकवा के एक स्टेबल इकोनॉमिक सूरत में ले आए हैं, और वो अब वो पुराने ज़ारे रूस का ज़माना याद करता है, जब वो कभी बहुत पावरफुल होता था। ये सोवियत यूनियन का ज़माना याद करता है, अब वो दोबारा उस तरफ लौटेगा। अच्छा, चीन के अंदर इतना पैसा आ गया है कि इतना पैसे के लिए उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी चाहिए, और इकोनॉमिक एक्टिविटी बगैर किसी हेजेमनी की होती नहीं है। जब तक आपका किसी इलाके में कंट्रोल नहीं होगा, जब तक आप उस इलाके के अंदर अपनी मर्जी की कीमतें नहीं ला सकेंगे, उस वक्त तक आप चलते हैं। तो चीन भी उसके अंदर आएगा। ईरान के बारे में वो कहता है कि ईरान को हम जब बाहर निकालेंगे उसकी इकोनॉमिक फोल्ड के अंदर और उसको एक रास्ता देंगे किसी न किसी हद तक, तो ईरान को भी अपनी साइरस आज़म की सल्तनत याद आ जाएगी, और वो भी ये सब अरब रियासतों पे और उस जगह पे अपना इन्फ्लुएंस करना चाहेगा। जो वॉर आई है दहशतगर्दी की, उसके लिए ईरान को बाकायदा उन्होंने इराक जो थी उसको हमवार करके दिया जी। ना वहां पर फौज रह गई, ना वहां पर कॉर एस्केलेशन रह गई, कुछ नहीं रह गई। अब इस वक्त यह है कि अब वॉर कॉन्फ्लिक्ट इतना बड़ा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में सबसे इंपॉर्टेंट एरिया जहां से चीजें बिगड़ेंगी वो शाम होगा, और शाम की जो जंग है जो कुछ 5 साल से चल रही है। बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज उन 5 सालों की जंग के अंदर जो महाज खुला वो खुला बहरीन का, वहां पर अपराइजिंग शुरू हुई, यमन के हौसीस जो थे वो आए, ठीक है। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं कुवैत की सूरत हाल बनी, और मिस्र के अंदर मुर्सी की जो मूवमेंट थी। सऊदी अरब ने मिस्र को तो पैसे वैसे दे के वहाँ फौज को वहाँ पर उन्होंने $10 बिलियन भी दिए, और वहाँ मुर्सी को जो है वो ख़त्म करके सीसी को ले आए, उनको जेल में डाल दिया। अफगान पे गुज़श्ता 50 साल से जुल्म हो रहा है, मज़ीद होना शुरू हो गया। शाम के अंदर रूस आ टपका, रूस को अपना वो बादशाह याद आ गई, उसने कहा कि ये अंताकिया की जो पोर्ट है ये चीज़ें ये मैं नहीं आने दूंगा। अफगानिस्तान की सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान में 4 मुल्की ग्रुप की नेगोशिएशन चीन ने शुरू की, और चीन चाहता था कि ये किसी तरीके से बैठ जाए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, ठीक है, और अमेरिका ने अब गुज़श्ता को 15-20 दिन हुए उससे इनकार कर दिया। अब चीन कहता है कि हम डायरेक्ट तालिबान से नेगोशिएशन करेंगे, अमेरिका कहता है हम 10,000 फौज और भेज देंगे। इस सिनेरियो में सूरत हाल ये है कि उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान को आउट किया है ट्रंप ने कहा है कि 3 चीजें हम फौरी तौर पे शुरू करेंगे जी। नंबर 1, ड्रोन हमले मजीद शुरू कर देंगे, ठीक, अमेरिका इमदाद जो है उसको रोकेंगे, ठीक, अब मुअत्तल कर देंगे। और पाकिस्तान का एक स्टेटस मिला था नॉन नेटो अलाई का, जी जी बिल्कुल, हम वो इत्तेहादी हैं कि नेटो में नहीं है, लेकिन हम उनके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम उसको ये इसका करेंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान पे बाकायदा प्रेशराइज करेंगे, पाकिस्तान के न्यूक्लियर और ये सब जैसे बात आपने ड्रोन की है कि ड्रोन अटैक्स में इजाफा हो गया, जिस तरह से ईरान के ड्रोन को हम गिरा रहे हैं, उसमें एक अमेरिका के ड्रोन को क्यों नहीं गिराया जाता? जी, वो ईरान का ड्रोन गरीब मुल्क का ड्रोन है ना, अमेरिका के ड्रोन को नहीं गिरा सकते। ये इस सवाल तो अब कौन पूछ सकती है ना कि इतने सिविलियन जो मरे हैं 700-800 के करीब, जो अमेरिकन आके मारे हैं, अगर आपके पास एयरफोर्स उस वक्त तैयार थे तो आप उनको भी गिरा देते। और ड्रोन को गिराना कोई मुश्किल काम तो नहीं होता, क्योंकि वो तो ज़ाहिर बात है पीछे से कंट्रोल हो रहा होता है, और उसके बाद किसी की जान भी नहीं जानी होती। लेकिन एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो आज उसके साथ हुआ है, जिसको हमारे मुल्क में क्या बाकी मुल्कों ने भी किसी तौर पे नहीं लिया। सऊदी जो हैं बड़ी स्टेबलाइज्ड किस्म की उनके यहाँ जो है वो ट्रांसफर ऑफ पावर होती है जी। पहले सऊद बिन अब्दुल अजीज था, उसको थोड़ा सा तबीयत ऐसी हो गई थी, ज़हनी तौर पे हो गया था, तो फैसल को ले आए थे। फैसल के बाद फिर फहद आ गया था, फहद के बाद खालिद आ गया था, फिर फहद आ गया था, फहद के बाद फिर अब्दुल्ला आ गया था, अब्दुल्ला के बाद ये आ गया था, वो सारे सलमान, ये सारे उसके हिसाब से चलते आ गए। सलमान के आने से पहले एक बहुत बड़ा नाम था नाइफ। मैं जब हज पे गया था तो नाइफ जो था ना उसकी कोरोनेशन हो रही थी, तो मैंने वो अरफात के मैदान में देखा है कि सलाम अल मुल्की जी जी, वो सारे यूं झुक जाते थे उसके आगे जैसे रुकू में चले गए। पावर थी, पावर क्या, मोहब्बत मोहब्बत किधर से हो गई भाई? अच्छा, खौफ, अच्छा खौफ, मोहब्बत किधर से हो गई? अच्छा, तो उनकी एक कौंसिल फिर उन्होंने बनाई थी, 21-22 लोगों की उन्होंने बनाई थी। अब वहां पर 3 तरह के लोग थे। एक सुल्तान बिन अब्दुल अजीज था, जो कि अमेरिका में जिसकी डेथ हो गई, उसको उन्होंने
उससे निकाल दिया था, वो वलीअहद था जी, वो यहाँ के चाकी में जब मैं डीसी होता था, से ही निकल गए। हाँ, चाकी में डीसी होता था तो वो वहाँ पर शिकार खेलने आता था। उसका एक बेटा था तुर्की बिन सुल्तान, उसको उन्होंने कल्चर का मिनिस्टर लगाया हुआ था। वो कल्चर का जो मिनिस्टर था वो डिप्टी मिनिस्टर लगाया हुआ था, यानी इतना रेलीगेट कर दिया था उसके स्टेट को। उसके ऊपर एक रूस का पता नहीं क्या नाम था उसका, उसको उन्होंने कल्चर मिनिस्टर लगाया हुआ था, सकाफत वल आलाम उनकी मिनिस्ट्री। अच्छा, अब यहां सूरत हाल ये थी कि ये एक ग्रुप उठ रहा था प्रिंस तलाल का, जिसकी बीवी की तस्वीरें भी आना शुरू हुई थी, जो था मॉडर्न चीज। एक और प्रिंस बंदर बिन सुल्तान, वो वहां पर फॉरेन मिनिस्टर रहा था, अमेरिकी सफीर रहा था जी। लेकिन गुज़श्ता दिनों इनका एक वजीर खारिजा आदिल अल जुबैर, ये वहां पर गया था और उस दौरान एक बहुत बड़ी टॉक वहां शुरू हो रही थी कि ये जो नाइफ है ना, प्रिंस नाइफ का बेटा मोहम्मद बिन नाइफ जी, ये हमारे मामलात को उस तरह डील नहीं कर सकता, जबकि ये जो मोहम्मद बिन सलमान है, जो खुद शाह सलमान का जो अभी बना है जी, ये कर सकता है। ये ट्रंप जब जीता था तो ये उसको जाके मुबारकबाद भी देने आया था, और इसका भाई जो है इस वक्त वहां एम्बेसडर भी वहां पर लगा हुआ है। इसको उन्होंने लाने की बुनियादी वजह यह है कि वो कहते ये हैं कि ये इस्लाम का कार्ड अब छोड़ो, हम अरब कार्ड खेलते हैं और इस अरब कार्ड में हम इकट्ठा हो जाएंगे, कतर भी और इनको भी इकट्ठा करेंगे, और हमारा असल दुश्मन है वो कौन है? वो यमन, ऐसा ईरान है। ईरान उधर से ईरान को उठाया हुआ है कि तुम हिजबुल्लाह तक की पूरी बैच तुम्हारे साथ है। बिल्कुल। तो इसके बारे में इस वक्त जो मैं इंटरनेशनल खबरें पढ़ रहा हूं, उन्होंने कहा कि कंप्रोमाइज करके ये इन्होंने उसको प्रेशर डाला कि नाइफ को तुम निकालो पहले सुल्तान, और मोहम्मद बिन सलमान को लाया जाए। और वो कहते ये हैं कि इसको जो सबसे कम चीज उनको दी है कि तुम इजराइल को तस्लीम करोगे। ये जो नए वलीअहद हैं उनके मुताल्लिक उनके बारे में एक एग्रीमेंट इस वक्त दुनिया का प्रेस इसमें भरा हुआ है। अच्छा। इसके अंडरटोन एग्रीमेंट हो गया है कि सऊदी अरब जो है वो इजराइल को तस्लीम कर लेगा। अब यहाँ पर ये इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन छोड़ो कोई नहीं। अच्छा, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन जो पढ़ा आपने, जो अमेरिका को सऊदी अरब का एग्रीमेंट हुआ, क्या हुआ? अमेरिकन, अरब्स एंड इस्लामिक वर्ल्ड। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरब को अलग कर दिया। मेरे पास ये किताबें फितन की पड़ी हुई हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिर मुझे हदीस याद आती है, ऐसी हादी बरहक ने बात की है। उन्होंने कहा एक बादशाह की जानशीनी के ऊपर इख्तलाफ शुरू होगा, क्योंकि एक बात तय है कि ये अरबों की जो रहने वाले वो लोग हैं वो इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे। देखिए मिस्र कोर हार्ट नहीं है, मिस्र दूर था, उसने सजा भुगती जी। अनवार सदात ने कैंप डेविड में किया, सजा भुगती। जॉर्डन छोटी सी रियासत है, वो उसके साथ अंदर है, वो वहां बैठे होते हैं, वहां जाके साथ उन्होंने किया। वो तुर्की दूर है और तुर्की नॉन नेटो अलाई है, तुर्की की उस तरह की रिलेशनशिप भी नहीं है इसराइल के साथ जिस तरह के। सऊदी अरब एक सिंबॉलिक प्लेस है। एग्जैक्टली। अगरचे के ईरान के भी शाह ईरान के जमाने से सदियों के तल्लुकात इसराइल के साथ थे। ईरान जो था उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन थे, खाना था बिल्कुल ठीक। लेकिन मसला सारा ये है कि ये जो इख्तलाफ है इसके ऊपर जो अपनी सऊद फैमिली है उसमें भी इख्तलाफ आए। अब उधर वो देखें, अमेरिका ने वहां आग लगा दी जी, अब वहां पलटा। यहां जो है वो चीन ने आज कहा है कि अमेरिका जाए जहन्नम में, हम तालिबान से नेगोशिएट करेंगे। और ये इस तालिबान से नेगोशिएट अगर चीन करता है तो ईरान हमारे मुकाबले में खड़ा होगा। जी बिल्कुल। ईरान का ड्रोन हमने गिरा दिया कल। हाँ जी ठीक है। ड्रोन यहाँ को पिक्चर बनाया तो नहीं आया था या मतलब कोई न्यू टीवी का कैमरा तो नहीं था। हाँ जी कि जनाब अपना जमील फारूकी की तस्वीर खींच के प्रोमो बनाना है। बिल्कुल सही बात है। ठीक। अब ईरान ने यहाँ भी धमकियां, ठीक, ईरान ने वहां पर शाम में भी इन्फ्लुएंस। ये एक ऐसी खिचड़ी बन रही है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुझे याद आती है, फरमाया कि सबसे पहली जो कौम मरेगी इस जंग के अंदर वो कुरैश होगी। अच्छा। और फिर अरब का कोई कबीला भी यहां जिंदा नहीं रहेगा। फरमाया एक औरत गुजरेगी और एक जूता पड़ा हुआ होगा तो कहेगी ये किसी कुरैशी का जूता लगता है, लेकिन कुरैशी तब नजर नहीं आता। वैलुल लिल अरब, अरब के लिए तबाही। वैलुल लिल अरब, अरब के लिए तबाही। ये नहीं कहा वैलुल लिल मुस्लिमीन। क्यों? इसलिए कि ये दावत जो थी अरबों के पास थी
ये दावत अरबों के लिए थी, वो उनकी जुबान में उतरी थी, सबसे पहले मुखातब वही थे जी। मैं कहूँ ना, मुझे पंजाबी में मियाँ मोहम्मद दी सैफर मलूक समझ नहीं आई तो मुझे कोई माफ़ी नहीं मिलती, अरब कहे मुझे कुरान समझ नहीं आता तो कोई माफ़ी नहीं मिलती। तो ये जो एक कैफियत है, अब ये बन गया सिनेरियो। अब पाकिस्तानी जो है ना, ट्रंप इंतजामिया बैन अवी सियासत में आखिर कौन सी शरारत करना चाह रहे हैं? पीछे वो सारा देखिए पूरा का पूरा इजराइल है जी, पीछे वो थिंक टैंक सारे के सारे काम कर। ट्रंप बेवकूफ, अमेरिकन सदर बेवकूफ का बच्चा होता है। जो रैगन था वो स्वयं लतीफ़े सुनाने को उसको आता कुछ नहीं होता था। दे आर द गूफेस्ट पॉसिबल पीपल जो वहां पर होते, उन्होंने स्टूज बना के खड़ा करना होता है ना, उसको तकरीर अच्छी करनी आती हो। यार जिस जगह पे बिल क्लिंटन को 75% औरतें इसलिए वोट दें कि हमारे ख्वाबों में आता था, शहजादा था हमारा, तो शहजादे ने क्या करना होता है, प्रेसिडेंटशिप तो नहीं करनी होती, कुछ थिंक टैंक, और थिंक टैंक पे वो ज्यूइश इन्फ्लुएंस है। यहूदी बुनियादी तौर पर वो उस पूरे के पूरे सिनेरियो को खींच खांच के ला रहे हैं कि इस पूरे इलाके के अंदर कोई एक मुसलमान मुल्क न रहे जो इस काबिल के इसराइल का मुकाबला कर सके। अगर रहे भी तो फिर इस तरह रहे। ये है सिनेरियो। हम फंसे हुए हैं किसमें? तलाल चौधरी और फवाद चौधरी और दानियाल अजीज और दानियाल मरियम औरंगजेब। ये गिल रहा है तो ये उठ रहा है। इनको पता नहीं है कि आग उनकी तरफ बढ़ रही है, ऐसी बढ़ रही है कि शामत अमाल। और आपको पता नहीं कि ये अगर मामला खराब हुआ तो पाकिस्तान सबसे पहला निशाना होगा, क्योंकि पाकिस्तान इज ए न्यूक्लियर स्टेट। यस, और इस न्यूक्लियर स्टेट की वजह से इजराइल हमेशा खौफ में रहता है। वो ना ईरान से डरता है, ना सऊदी अरब से डरता है, ना हिजबुल्ला से डरता है। उसको खौफ अगर है तो पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर से खौफ है। ये बात है। इस सारे मामले में पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी रिविजिट करना होगी। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो चूंकि माह सियाम है, इसी मुनासबत से आपको बता दें कि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां सबसे ज्यादा खैरात दी जाती है, नंबर 1 कंट्री है। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत या किसी सियासतदान पर भरोसा आखिर पब्लिक क्यों नहीं करती है? डिस्कस करेंगे औरिया साहब से एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ये इंतहाई खुश आइन बात है, माह सियाम है और माह सियाम के मौके पर यह खबर आप तक पहुंचाना कि जनाब पाकिस्तानी खैरात देने वालों में नंबर 1 है पूरी दुनिया में। जब जब पाकिस्तानियों को इसकी जरूरत पड़ी है, खैरात देने वालों में पब्लिक फोर फ्रंट पे आई है। लेकिन एक ड्रॉबैक भी है और वो ये है कि सियासतदानों या किसी हुकूमती ओहदेदार पर हमारी कौम का आखिर ट्रस्ट क्यों नहीं है, इस पर हम बात करेंगे औरिया साहब से। और ऐसा वजह क्या है आखिर इसकी? देखिए, पहली बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो रिसेंट सर्वे हुए हैं दुनिया पूरी के अंदर, उसके पाकिस्तानी जो है तकरीबन 370 अरब रुपए जो हैं वो खैरात करते हैं हर साल, पूरा साल में। हर साल 370 अरब बहुत बड़ी अमाउंट, बहुत बड़ा अमाउंट है। और गुज़श्ता कुछ सालों में से 70 अरब रुपए से लेकर 240 अरब रुपए तक का इजाफा हुआ है। और ये हैरान कुन इजाफा है, यानी 4-5 गुना ज्यादा जिसे कहते हैं इजाफा हो जाता है। इसमें जो 68% जो है, 68% ये लोग जो है डायरेक्ट लोगों को ज़कात देते हैं, अपने भाइयों को, बहनों को या इलाके के लोगों को, मोहल्लेदारों को। 32% जो हैं वो मदारस को या उनको यतीम खाने को या मसाजिद को देते हैं, कि जो उसके थ्रू देते हैं। ठीक ईद उल फितर वाले दिन जो फितराना है, ये 25 अरब रुपया जमा होता है। और ईद उल अजहा के दिन 75 अरब रुपया जो है वो खालों से और बाकी चीजों से जमा होता है। कराची शहर से हर साल 75 अरब रुपया चैरिटी दी जाती है। पंजाब से 113 अरब दी जाती है, सिंध से 78 अरब दी जाती है, KPK से 38 अरब दी जाती है, और बलूचिस्तान से 10 अरब रुपए की चैरिटी जो है वो इकट्ठी होती है। और हुकूमत जो एक कानून बनाया हुआ है कि जो ज़कात से वो काटते हैं, अगर लोग अपनी बैंकों से ना निकालें रकम तो 110 अरब रुपए जो है वो कट सकते हैं ज़कात के। सही। लेकिन लोग निकाल लेते हैं, अब सिर्फ इस वक्त 4 अरब रुपया जो है वो निकलती है। अब यहाँ पर एक बड़ी मजेदार बात है, इकबाल ने जब शिकवा लिखा था जी, तो उसका अल्लाह ताला से जवाब भी शिकवे का आया था। इकबाल ने कहा था कि हम वफादार नहीं, तू भी तो दिलदार तेरे काबे को जबीनों से सजाया किसने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया, तो चल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों के भी मैदान से कट जाते थे। अल्लाह को अपनी बातें बताएं जी। तो अल्लाह कहता है कि जाके होते हैं जो इल्हामी कैफियत, जाके होते हैं मसाजिद में सफारा तो गरीब, नाम लेता है अगर कोई हमारा तो गरीब,
पर्दा रखता है अगर कोई तुम्हारा तो गरीब उमरा नशे दौलत में है, गाफिल हमसे मिलते बैदा है रोशन खुरबा के दम से। ये मुझे कहना इसलिए पड़ रहा है कि एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने तकरीबन 2% उसने कहा अपने मुनाफे में से तुम लोगों को, गरीब लोगों पे खर्च करो। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े बड़े लोग खा खा के पेट जिनके इतने बड़े हो गए, पनामा के अंदर जिनके नाम आए हुए हैं, अकेले नवाज शरीफ का नाम नहीं आया, 450 लोगों का नाम आया। लंबी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है जिनके पैसे खर्च, कहां 2% खर्च कर रहे हैं, कहीं नहीं खर्च करते। गरीब मिस्कीन लोग जिनके पास 100 रुपए आता है तो 5 रुपए खराब दे के निकलते हैं, जिसके बाद 200 रुपए आता है तो 10 रुपए खराब दे के निकलते हैं। पाकिस्तान की इतनी बड़ी, आप अंदाजा करें कि गवर्नमेंट ज़कात का सिस्टम ज़िया हक ने काम किया, लोगों ने माना ही नहीं, इसलिए कि उनको पता है कि ये करप्ट बैठे हुए हैं, ये बदयानत लोग हैं। आज हम तो खुद डिप्टी कमिश्नर रहे हैं, आप अंदाजा करें कि जब भी कभी को वजीर आजम का सैलाब फंड होता था, बंदा को उस तरफ जाता ही नहीं था पैसे जमा कराने के। किसी खा वो फौजी हो या सिविलियन, खा वो मुशर्रफ हो, खा वो ज़िया हक हो, खा वो नवाज शरीफ हो, खा वो बेनज़ीर हो, सिर्फ पार्टी वाले कि मुझे मियाँ साहब मियाँ साहब मैं तस्वीर खिंचाओ, मैं चेक देना, एक तो ये होता है, या बीबी को बुलाए, बीबी मेरे साथ तस्वीर खिंचाए, तस्वीर या जरदारी साहब फोटो सेशन, ठीक, सिंपली, हाँ ठीक। तो उनका वही 4 लोग जिन्होंने कोई काम निकलवाना होता है, कोई ठेका लेना होता है, कोई और काम कराना होता है, या कोई और कोई नहीं, कुछ लोगों पर वैसे उनको तस्वीर को लगाने की शौक होता है वो लोग। रियासत की इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है कि लोग रियासत के ऊपर भरोसा ही ना करें कि ये वो चोर लोग हैं कि जो हमारी चैरिटी से भी पैसा खाते हैं। वो एक हमारे दोस्त थे अर्चर काउसी, वो बड़ा बड़े टीवी में बड़ा करते हैं, ये चरिए हैं कि जो लोग खैरात में से पैसा खा जाए, यानी जो हमें एड आती है हम वो खा जाते हैं। ये यूएस एड आई खा गए, फ्लां एड आई खा गए। आपको पता है कि एक ज़माने में जिस यूएस एड के अफगान रिफ्यूजीज को आते होते थे, घी वगैरह, ये बाजार में बिकते होते थे, ये खैमे बाजार में बिकते होते थे, ये कोई आसमान से तो नहीं, हम लोग नॉट फॉर सेल के स्टैंप लगे होते थे, लेकिन बिक रहे होते थे। ये चावल बिक रहे होते थे, दूसरी चीजें उसके ऊपर यूनाइटेड नेशन के, बल्कि इसकी हाथ वाला यूएस एड के हाथ, पाकिस्तान का हाथ 2 झंडे वाला, एक अमेरिका का झंडा, पाकिस्तान का झंडा वो लगा था, बेचते थे हम। तो इसका मतलब यह है कि इस कौम के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, ये कौम बहुत कुछ करना चाहती है। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं सर कौम के अंदर इतना पोटेंशियल है कि क्या बिजली घर और डैम इन खैराती इदारों को ना दे दिया इन सरकार से? मैं आपको बताऊं, मैं सही कह रहा हूं, ये नहीं, कौम अपने यतीम पालती है, कौम अपने माजूर पालती है, कौम अपने मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि किस किस को, मतलब आज को रमजान के आखिरी महीना, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा नाम उनका ले भी लिया जाए, क्योंकि वाकई बड़े कमाल, मतलब मैं कुछ अदारे हैं जिनको हमने विजिट किया है और जो हमारे साथ ताल्लुक वाले लोग हैं, हम उनको समझते हैं कि वो लोग बहुत काम कर रहे हैं। मतलब उनका अदीब रिजी साहब का अदारा है, SIUT कमाल है, वहाँ आप अपने पैसे दे सकते हैं अदारे को। शौकत खान हम बताते खुद बहुत बड़ा है, सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट वो बड़ा, और सैलानी का तो बहुत, आप अंदाजा करें वजीर का साथ बड़ी मुलाकात, बड़ी कमाल की, बहुत बेहतरीन शख्सियत, उन्होंने पूरे इलाके, यानी छोटे गोश्त जो है उसका खाना एक गरीब आदमी को मिलता है पूरे और फिर उन्होंने जो रक्षे की स्कीम शुरू की, फिर रशीद ट्रस्ट को तो उन्होंने बैन कर दिया था, उन्होंने उन्होंने खुबैब फाउंडेशन शाम में कर रही है, यहाँ भी यतीमों, फिर जमात इस्लामी को पॉलिटिकली कुछ भी कहें, लेकिन अल खिदमत जो है, उन्होंने जो कफालत यतीम का प्रोग्राम रखा है, मेरा ख्याल है इससे बेहतर प्रोग्राम मैंने पाकिस्तान में कफालत यतीम का कोई नहीं देखा। इस हद तक शानदार प्रोग्राम है, और सच्ची बात है कि 3000 रुपये आप देते हैं और वो आपको बकायदा बताते हैं कि आप कौन सा बच्चा है जो किस क्लास में पहुंचा है, आपको पता चलता रहता है उस बच्चे को। और एक वो प्रोग्राम, और इवेंट्स हमारे बाकायदा तौर पर ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं अल खिदमत की तरफ से, बार इस दफा आपको भी इन्विटेशन आया था, जी और हमें भी इन्विटेशन आज भी उनके साथ। फिर हमारे एक और दोस्त हैं कस्टम वाले, डॉक्टर आसिफ जा साहब जो अभी गए हुए थे तुर्की में शाम के माजरीन के लिए, हर जगह वो पहुंचते हैं। उन्होंने कस्टम केयर के हिसाब से बड़ी कमाल का ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक मेरा बैचमेट है जवेद निसार सैयद, बहुत ही अच्छा काम कर, उस बंदे ने अपनी आधी जायदाद, बहुत मालदार आदमी थे, ठीक है, उन्होंने अपनी जवेद निसार ने आधी जायदाद जो है
जो उसकी बहुत बड़ी फैक्ट्री फार्मास्यूटिकल उस पर लगा दी, वो मेडी बैंक उसने खोले जी। और मेडी बैंक उन्होंने खोले जो हैं, हर अस्पताल के अंदर दवाई का एक बैंक खोला है और वो पूरे पाकिस्तान में फैलते चले जा रहे हैं। क्या बात है। और आप अंदाजा करें, और मुझे याद है अच्छी तरह कि हम लोग गवर्नर हाउस में एक सर्वर था गवर्नर, तो हम गवर्नर हाउस में एक जगह खाने पे मौजूद थे, तो जावेद निसार को अचानक अटैक हुआ, उसका जैसे कहते हैं ना क्लॉट जो होता है, ब्रेन हेमरेज है, वो गया तो उन्होंने कहा अल्लाह ने तुम्हारी जिंदगी बचा ली है। कह रहे उस दिन से मुझे ख्याल आया कि ये तो कुछ भी नहीं है जिंदगी। और हमारे अपने बैच में तो मतलब वो लोग होते हैं सिविल सर्विस तो शौक से आते हैं, अगर उनके पास वैसे बहुत सरमाया होता है, तो उन्होंने इसको वो देना शुरू। तो ये ऐसे अदारे हैं कि जो करते हैं और इनको देना चाहिए। ठीक, आप याद रखें पाकिस्तान में तकरीबन को 50,000 के करीब NGOs होंगी जी। ये सारी 2 नंबर हैं, ना सैलाब में नजर आती हैं, ना यतीमों की देखभाल में नजर आती है, सिर्फ यही इदारे नजर आते हैं जिनके हमने नाम लिए। और ये मौलवी टाइप लोग जी जी, नेक लोग, अल्लाह से डरने वाले, जमातुल दावा को हम भूल गए। हाँ जी, फलाह इंसानियत जी, फलाह बड़ा काम है, बड़ा काम है। आप अंदाजा करें वहां पहाड़ों में पहुंचे हुए थे सैलाब के दिनों में, जहां हेलीकॉप्टर फोर्स नहीं पहुंचे, हेलीकॉप्टर नहीं पहुंचे हुए थे, वहां पहुंचे हुए थे। बिल्कुल जामतुल रशीद वालों को। अच्छा, फिर वो जो उनका है, हमारे वो दोस्त हैं जो है उनका जो मेडिकल एसोसिएशन पीमा जो है, पीमा वालों ने बड़े वहाँ कैंप लगाए हुए थे। तो ये वो अदारे हैं कि जिनको आप दे सकते हैं और जिनके मतलब आज मैं उसको पढ़ रहा था, अरशाद आरफ साहब का मजमून जो था, और उन्होंने कहा कि एक बिल्कुल मुखालिफ किस्म का बंदा था और वो शौकत खानम गया, जब बीमार होकर गया है तो उसको अंदाज़ा हुआ है कि इमरान खान अगर पॉलिटिक्स में ना आता तो उसकी यही नेकी उसके लिए ज़िंदगी भर के लिए काफ़ी, जिस तरह का ऑर्गेनाइज उसने काम किया, बहुत बड़ा काम एक्नॉलेज करनी चाहिए चीज़ों को। तो लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर के 2% को इंश्योर करना गवर्नमेंट का काम है, मेरा काम नहीं है। किसी को जबरदस्ती खराब पे मजबूर नहीं किया जाता। ये बड़े बड़े सेठ जो 1 मिल से 50 मिलें जिनकी बनती जा रही हैं, जो शुगर, जो लोगों का खून चूस रहे हैं, जो लोगों के जेबों से पैसे ऐसे बटोरते हैं कि इसके साथ, और टैक्स भी चोरी करते हैं उसके साथ। ये 2% की चैरिटी जो उनके लिए कंपल्सरी थी, उसके ऊपर आपको कम से कम इंश्योर करना चाहिए। तो ये पाकिस्तान का वो चेहरा है कि जो हम पेश नहीं करते। ये बहुत बड़ा चेहरा है, ऐसा चेहरा किसी मुल्क का नहीं है दुनिया के अंदर। बिलाशुबा जो लोग खैर का ये काम कर रहे हैं और खैरात का ये काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे बलोचिस्तान की एक और महरूमी की, इंतहाई बड़ी महरूमी है, क्या है वो, उस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। जनाब, प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपकी लाइव कॉल दी जाती है। वक्त चूंकि मुख्तसर है, इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जो मौज़ूआत हैं हमारे उसी पर ही बात कीजिएगा। हमारे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं, आज आप उन पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ बलोचिस्तान का मामला क्या है, बलोचिस्तान के तलबा के साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई है, ये हम जानते हैं औरिया साहब से। औरिया साहब, देखिए, बलूचिस्तान के बारे में हमेशा हम बात करते हैं कि पसमानदा सूबा है, और आज एक साहब ने मुझे बलूचिस्तान की बड़ी अच्छी बात की कि एक काफिला है पूरा पाकिस्तान, उसमें कुछ गाड़ियां आगे निकल गई और बलूचिस्तान की गाड़ी पीछे रह गई है। अब तो ऐसा स्टॉप लगा के उसको साथ मिलाना पड़ेगा, वरना ये गाड़ी चलने वाली नहीं है काफिला। बलूचिस्तान में यूसुफ गिलानी साहब ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, 150 लड़कों को स्कॉलरशिप देते थे, वफाक प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप, 6ठी जमात से। उनमें बकायदा हर जिले से 4 तालिब इल्म और 1 तालबा, 5 लोगों को लेते थे इम्तिहान, मुकाबले के इम्तिहान से, जो उस काबिल होता था उसको लेके और FSC तक पंजाब के और मुख्तलिफ जगहों पे उनको पढ़ाते थे, और वो एक किस्म के एक पाकिस्तान के सफीर बन जाते। देखो ना, अमेरिका जो है फुल ब्राइट स्कॉलरशिप देता है जी, 200 लोग यहाँ से जाते हैं, पाकिस्तान से जाते हैं, और वो सारी जिंदगी उनके आपके दिमाग से अमेरिका नहीं निकाल सकते। ये जब बच्चे थे, इनके दिमाग से जिंदगी आप उनके दिमाग से ये वो पूरे पाकिस्तान के सफीर बन के बलूचिस्तान के अंदर पहुंचते थे। मुझे आज बड़ी तकलीफ से बात हुई कि एक साहब ने मुझे जब बताया तो मैंने उनको फोन किया, तो उन्होंने कहा सर आप एक दिन रुक जाएं कि ये बच्चे वापस आ रहे हैं, मैं उनको आपका इंटरव्यू लेके बताऊंगा कि ये कैसे अच्छे बच्चे पाकिस्तान के बारे में क्या सोचते हैं और ये कितनी अच्छी पंजाबी बोलते हैं। और मुझे एक वाकया याद आ गया, मुझे वाकया एक बच्चे आदमी ने सुनाया था और वो हंस रहा था और मेरे आंसू आ रहे थे। वो कहते जब हम बांग्लादेश में होते थे ना, तो हम जाकर उनके करते थे ना, नाका उनको तलाशी लेते थे, निकलो बाहर, जो है बंगले वाला, हिंदू का बच्चा, इंडिया का एजेंट, निकलो बाहर। तो एक बंगाली निकला, तो उसने कहा डरता हुआ, उसने कहा साहब हम जय बंगलो वाला नहीं है,
हम हिंदू या मुसलमान है, हम पाकिस्तानी हैं, हम पंजाबी है। पंजाबी है यानी अपनी जान बचाने के लिए। तकलीफ दे फिक्रा था कि वो मुझे हंस के सुना रहा था और मेरे आंसू आ गए थे। और आज जब ये फिक्रा मैंने सुनाया कि सर वो देखिए वो बच्चे वापस आए, कितनी अच्छी पंजाबी बोलते हैं, ये पाकिस्तान के मुंह पे तमाचा है जब तुम उसको तोड़ते हो। आप इन बच्चों को, वज़ीर आज़म साहब, आप इनको वापस, अब 2 साल से उन्होंने स्कॉलरशिप प्रोग्राम खत्म किया हुआ है। ये तो उनको एक टिकट मिलता था एयर का, रिफाक के ऊपर 150 तालिब इल्मों की हैसियत क्या है भाई? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे पता है कि वो एक बच्चा जिस गांव में जाएगा वो पाकिस्तान की वो नुमाइंदगी करेगा, कोई और नहीं कर सकता। उन्हीं में से एक हमारा दोस्त था, हम इन बच्चों के इंटरव्यू नेक्स्ट प्रोग्राम में अच्छे करेंगे इंशाल्लाह ईद के बाद, सर तफसील से बात इन्हीं में से हमारा एक दोस्त था बलूचिस्तान से, मेरा क्लास फेलो था, ही इज डीपीओ राइट नाउ इन जाफराबाद। बिल्कुल लाइव कॉल देना शुरू कर रहे हैं, पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम, शामिल अली बात कर रहा हूँ सर। जी जनाब। औरिया साहब ने अभी प्रोग्राम के दौरान बात की कि जो पनामा केस में 450 अफराद के नाम हैं, क्या न्यू टीवी या औरिया मकबूल जहां साहब अपने प्रोग्राम में अखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते हुए कौम को बता सकते हैं कि वो 450 अफराद के नाम कौन कौन हैं? और बेहतर जो होगा कि औरिया साहब, मुझे बड़ी अखलाकी जो है, पहली बात यह है कि अखलाकी जरूरत नहीं, ये तकरीबन हर टीवी पे वो नाम आ चुके हैं, अखबार में छप, कोई जरूरत की बात ही नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान में छप चुके हुए नाम, इसमें जरूरत वाली बात क्या भाई? कोट कर, हर जगह छप चुके, कोट कर दें, कहाँ आए हैं? हर अखबार में जिसको छपा था, आप वेबसाइट पे जाए वहां भी मौजूद है, उसमें बड़े बड़े नाम थे, उनमें जज भी थे, उनमें बाकी दूसरे लोग भी थे पनामा के, जितने ये जो अपना खटक फैमिली थी, बहुत नाम है। ये तो आप अगर आप अखबार बाकी पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि जिस वक्त पनामा शुरू हुआ था तो तकरीबन कम से कम 1 महीना वही नाम ही थे, इसमें जरूरत की बात क्या बात है? छपे हुए हैं। ये तो आपके वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब अगर उन पर एक्शन लेते तो आज वो लोग जेलों में होते। बिल्कुल सही, उन्होंने उनको बचाया है 450 लोगों को अपने आप को बचाने के लिए। राइट। एक और कॉलर को शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कौन कहां से? सर हसनैन बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी, क्या कहना चाहेंगे जनाब? सर ये मैंने 2-3 महीने से नोट कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के नक्शे में कश्मीर को गायब कर दिया गया है, हालांकि पीटीवी पे भी जो नक्शा था उसमें कश्मीर काट दिया गया है। अच्छा ठीक है, अच्छा, हम नोट करेंगे जी, इंशाल्लाह प्रोग्राम भी करेंगे जी। और ये सब हाँ लोग सेंटिमेंट है, जाहिर है कश्मीर के मामले पर बड़े एक्साइटेड है। तो मैं कह रहा था कि बलूचिस्तान के लोग जो हैं वो जब यहाँ से पढ़ के जाते हैं, मेरे हमारे साथ कलीग थे एक जमाने में, जब यहाँ पर होते थे ना, वो मेरा एक मजिस्ट्रेट होता था, तो वो उसने पंजाब यूनिवर्सिटी से, उस वक्त मैट्रिक का इम्तिहान पंजाब यूनिवर्सिटी लेती थी, तो वो मैट्रिक पीबी लिखता था और वो कहता था, रहीम शाह अब्दुल्ला जी अल्लाह ताला जिंदा हो तो सुन रहा हो, तो मैं असिस्टेंट कमिश्नर कोयटा था, तो वो बोर्ड पे लिखता था मैट्रिक पीबी पर, यानी पंजाब। तो कहता मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ, कोयटा का मैं पंजाब से मैंने वो किया। इतनी उनके साथ अफिलिएशन बनती है। ये 150 स्कॉलरशिप क्या है आपके लिए? आप लेके आए उनको, मैंने उनको यहाँ देखा है बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में, वो लड़के यहाँ होते थे, तो एक लड़का जो था वो मेरी तकरीर के उससे सवाल बलूचिस्तान के बारे में शुरू कर दिया। मैंने कहा तुम मुझे बताओ कि आप पंजगूर में, तुरबत में, योब में कोई एक पंजाबी किसी कॉलेज में खड़े होकर इस तरह बात कर सकते जैसे तुम यहाँ बात कर सकते हो? ही रियलाइज्ड, उसने कहा वहाँ नहीं कर सकते बात। तो मैंने कहा तुम वहाँ करना चाहिए ना? कहता हाँ करना चाहिए। तो आहिस्ता से ये रियलाइज करते हैं, ये इंटरमिक्सिंग चीज़ होती है और ये कौमों के लिए आगे फ़ायदा मंद होती है। लेकिन कमाल की बात है 2 साल से। और उसमें एक और बात उसने लिखी है मुझे, उसने फवाद जो है प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, ये मेरा जब वहाँ असिस्टेंट कमिश्नर थे, वहाँ अंडर ट्रेनिंग आए थे, अच्छे ऑफिसर। तो ये बलूचिस्तान में इन्होंने कोयटा में DC रहे हैं, वहाँ पर और 2-3 जो उसने लिखा है कि फवाद साहब आपको बलूचिस्तान भूल गया, और बकायदा उन्होंने भेजा है कि आप कम से कम आप तो प्राइम मिनिस्टर को कह सकते हैं कि ये 150 लोगों का प्रोग्राम जो है ये इसको दोबारा शुरू करें, इसको रीइंस्टेट करना चाहिए, रिहैबिलिटेट करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। सामीन और हाजरीन, आपने प्रोग्राम में शिरकत की, आपकी शिरकत का बहुत बहुत शुक्रिया। ईद बिल्कुल नज़दीक है, ईद की एडवांस या पेशगी मुबारकबाद औरिया साहब की जानिब से भी, मेरी जानिब से भी। हमारा शो इस दौरान नहीं होगा, लेकिन हमारी तरफ से ईद की पेशगी मुबारकबाद। अगर आप फेसबुक और ट्विटर पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, हमें ज्वाइन कीजिएगा। आज के इस प्रोग्राम से जमील फारूकी और औरिया मकबूल जान को इजाज़त दीजिएगा।